हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं सिंथेसिस नामक चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 6, जिसको हल करने के लिए आज मैं आपको बतलाऊंगा एक नया रूल, नया नियम, और उस नए नियम का नाम है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। लेकिन इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइज को हल करना शुरू करूं, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आखिर ये एडवर्ब क्या होता है, कैसा होता है, कैसे पहचानोगे आप इसे और इसका प्रयोग भी आप कैसे करोगे। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर ये एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज होते क्या हैं। तो अच्छे से समझिए, कोई भी सेंटेंस लिखा हो, उस सेंटेंस की क्रिया, वैसे तो एडवर्ब बहुत बड़ी चीज है और इसको मैं आपको एडवर्ब नामक जब कोई टॉपिक आएगा तो वहां पर मैं बहुत डिटेल से इसको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो जानकारी आपको जरूरत है यहां पर, उस जानकारी को मैं यहां पर देने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है, उस वर्ब से अगर आप ये 4 क्वेश्चन करें और उनके क्वेश्चन के आंसर में जो भी शब्द मिलेगा वो या तो एडवर्ब होगा, अगर अकेला शब्द होगा तो एडवर्ब होगा, और अगर एक से अधिक शब्द होंगे तो वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। अब वो 4 क्वेश्चंस कौन से हैं देखिए यहां पर। वाई मीन्स क्यों, क्यों का मतलब रीजन बतलाएगा। अर्थात अगर किसी क्रिया से आप पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, कोई भी घटना हुई, कोई भी क्रिया हुई, वो क्रिया क्यों हुई, तो वो रीजन होगा, और रीजन को बतलाने वाले जो भी शब्द होंगे वो सारे के सारे या तो एडवर्ब होगा, अकेला शब्द होगा तो एडवर्ब, और अगर एक शब्द से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। तो पहला काम तो वो क्या करेगा, रीजन बतलाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है, प्लेस। अब आप किसी क्रिया से अगर पूछेंगे कि वो घटना कहां पर घटित हुई, तो जो स्थान आएगा इस क्वेश्चन के आंसर में वही वास्तव में एडवर्ब होगा या एडवर्बियल फ्रेज होगा। इसी प्रकार से अगर आप टाइम पूछेंगे, वो क्रिया कब घटित हुई, यहां पर सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस को पढ़कर जिन शब्दों से आपको यह पता चले कि वो जो एक्शन हुआ वो कब हुआ, ठीक है, टाइम आपको बतलाया जाएगा। तो टाइम बतलाने वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज होंगे। इसी प्रकार से मैनर माने तरीका, और तरीका जानने के लिए आप सीधे क्रिया से पूछिए कि वो क्रिया कैसे हुई, हाउ का आंसर जैसे ही आपको मिलेगा तो वो जो शब्द होगा या शब्द समूह होगा उसी को हम कहते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर अच्छे से पहचानने का प्रयास करिए कि यहाँ पर इन सेंटेंसेज में कौन सा शब्द एडवर्ब का काम कर रहा है या एडवर्बियल फ्रेज जो किसी क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। जरा देखिए यहां पर सेंटेंस। अब प्लेयर किक्ड, एक प्लेयर ने किक किया, किक माने लात मारना, लात मारा हिम उसे, और कैसे, जानबूझकर। तो ये क्रिया हुई, ये जानबूझकर क्या हुआ है, ये क्रिया हुई है। ध्यान दीजिए, जानबूझकर के जो कुछ भी हुआ वो एक्शन हुआ, और ये एक्शन को मॉडिफाई करने वाला इसी शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू मार्केट इन ए हरी। अब यहां पर 1, 2 और 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द मिलकर एक फ्रेज का निर्माण कर रहे हैं। अब जरा देखिए, वो गया, कहां गया, मार्केट गया, तो जाने की शैली यानी वो मैनर, तरीका बतला रहा है। कैसे गया, जल्दी में, यानी जल्दबाजी में गया, जल्दी जल्दी करते हुए वो गया। तो ये जो जल्दी जल्दी हुआ, ये क्या हुआ है, ये हुआ है, और ये क्या है, क्रिया है। तो क्रिया को मॉडिफाई करने वाला ये जो फ्रेज है इसी को हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ओके, बहुत ही सिंपल है पहचानना। अब यहां पर जरा देखिए, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद, आई मेट, मैं मिला, तो मिलने का काम कब हुआ, ये लंबे समय बाद। तो ये जो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ये 4 शब्दों का जो समूह है इसी को हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिला, तो कैसे मिला, अनएक्सपेक्टेडली मिला। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसकी हमने पहले कभी आशा ही नहीं की थी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये भी असल में इसी एक्शन को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो एक ऐसा शब्द या एक ऐसा शब्द समूह, इसी शब्द समूह को या ऐसे शब्द को जो किसी क्रिया को मॉडिफाई करता है उसी को हम कहते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। क्लियर। बस इन्हीं का आपको प्रयोग करना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे सॉल्व करोगे, जरा देखो, 2 सेंटेंसेस आपके सामने रखे होंगे। इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस हो सकता है ये वाला सेंटेंस और हो सकता है ये वाला सेंटेंस। ओके, इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त हुई किसी भी क्रिया को मॉडिफाई कर रहा होगा। अर्थात क्रिया के बारे में या तो वो रीजन बतला रहा होगा इस सेंटेंस में, सपोज इस क्रिया
ये वाली जो क्रिया है, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है उस क्रिया का रीज़न बतला रहा है, या उस क्रिया के घटित होने का प्लेस बतला रहा है, यानी स्थान बतला रहा है, या टाइम बतला रहा है, या फिर तरीका बतला रहा है। क्लियर? बस उसको वहाँ पर अगर कोई अकेला शब्द हुआ उसको एडवर्ब बनाकर कई बार आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एडवर्ब का निर्माण कैसे करेंगे वो भी मैं आपको जल्दी से बतला देता हूँ। सपोज यहाँ पर कोई एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जैसे ये सर्टेन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये सर्टेन जब आएगा तो ये तो किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो ये तो एडजेक्टिव हुआ। बस बड़ा ही सिंपल है, इसमें ly अकेले लगाना है और ये क्या करने लग जाएगा, ये उस वाक्य की क्रिया को मॉडिफाई करने लग जाएगा। ओके, तो सर्टेनली हो जाएगा। ऐसे ही अगर फुलिश एक एडजेक्टिव है, उसमें ly लगाओगे तो फुलिशली हो जाएगा। ये वास्तव में फॉलिश, ये तो किसी व्यक्ति को मॉडिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ly लगाएंगे तो उस सेंटेंस की क्रिया को वो मॉडिफाई करने लग जाएगा। तो बहुत ही आसान है, किसी भी एडजेक्टिव में आप ly लगाएं और उसे आप एडवर्ब में कन्वर्ट कर लें। अन्यथा फिर इस तरीके के फ्रेजेस रखे होंगे, विदाउट डिले, एट एनी कॉस्ट। ये एक्चुअली होते क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, अर्थात हम किसी नाउन से पहले एक प्रेपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं और उस फ्रेज का प्रयोग अगर हम दूसरे वाक्य में रखी हुई किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं तो वह क्या बन जाता है, एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। अधिकांशतः जितने भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ये दो ही काम करते हैं, पहला तो ये एडजेक्टिव का काम करता है और दूसरा एडवर्ब का काम करता है। तो ये जो फ्रेजेस हैं या फिर इस तरीके के एडवर्ब्स का प्रयोग करके आप दो सेंटेंसेस को बड़ी ईजिली यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब एक चीज़ और बतला देता हूँ, जब किसी सेंटेंस में अगर एडवर्ब फ्रेज रखा हो और यहाँ पर एक एडवर्ब भी रखा हो तो आपको चाहिए कि एडवर्ब फ्रेज को आप पहले यूज़ करें, यानी वाक्य के बिल्कुल शुरुआत में, और यहाँ पर जो एक अकेला एडवर्ब होगा उसे वाक्य के अंत में यूज़ करें। इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको सेंटेंसेस में गलतियां नहीं करेंगे। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं एक्सरसाइज को हल करना, और फिर वहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको बहुत अच्छे से नोटिस करनी है, इसलिए पूरा वीडियो सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़िए और फिर देखिए कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना कितना आसान होता है, और वो भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएं तो फिर क्या याद रखना है आपको कि नए बने सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही टेंस बतलाने वाली क्रिया होगी, यानी फाइनाइट वर्ब केवल एक होगी। अभी यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं तो दो टेंस बतलाने वाली क्रियाएं होंगी। आगे जो नया सेंटेंस आप बनाओगे उसमें केवल एक क्रिया रह जाएगी। देखिए यहाँ पर एक टेंस बतलाने वाली क्रिया ये है और एक ये है। अब जब नया सेंटेंस आप बनाओगे तो एक ही टेंस बतलाने वाली क्रिया रह जाएगी। और देखिए जरा कैसे कर सकते हो। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। द रोज हैज थॉर्न्स, यानी रोज एक फूल का नाम है और उस फूल में थॉर्न्स होते हैं, यानी कांटे होते हैं, और ये बात निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सर्टेन दिया हुआ है ना, ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव अभी फिलहाल अपने इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और इट माने ये वाली बात, तो कौन सी बात, ये वाली पूरी की पूरी बात है, और उस बात के लिए ये वाला इट प्रोनाउन के रूप में लाया गया है। क्लियर? तो ये अभी तो फिलहाल प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बतलाया कि जैसे ही एडजेक्टिव में आप ly लगाओगे तो वह दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाने लग जाएगा, यानी क्रिया को मॉडिफाई करने लग जाएगा। तो कितना सिंपल हो गया। देखिए यहाँ पर सर्टेन प्लस ly लगाइए आप, तो ये क्या बन जाएगा, सर्टेनली। क्लियर? तो ये बन गया एडवर्ब। और बस यहाँ पर आपको ये सब कुछ मिटा करके और यहाँ पर से फुल स्टॉप हटाइए और बस इसी सर्टेनली को यहाँ पर लिख दीजिए, द रोज हैज़ थॉर्न्स सर्टेनली। बस सिर्फ इतना ही तो करना है आपको। और ये लीजिए, ये आपका एक सेंटेंस बन करके तैयार। और यहाँ पर आपने एक एडवर्ब का यूज़ किया है। अब मैं आपको कुछ खास बातें बतलाने जा रहा हूँ, ज़रा सुनिए ध्यान से। देखिए जो एडवर्ब होता है उसका प्लेस निश्चित नहीं होता कि नहीं बस वो यहीं पर आएगा, लेकिन आपको कुछ बातें अपनी कॉमन सेंस से यूज़ करनी है। देखिए एडवर्ब का प्लेस तो कभी कभी सेंटेंस के
बिल्कुल आरंभ में ही होता है, कभी कभी क्रिया से ठीक पहले होता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के ठीक बीच में होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि वो कभी भी अगर किसी क्रिया के बाद उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे ध्यान? फिर से सुनिए, अगर जो सेंटेंस की क्रिया है और क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर वो रखा है तो इन दोनों के बीच में आप एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर तो आप एडवर्ब का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। आगे आने वाले सेंटेंसेस पर ये सारी बातें मैं आपको बतलाता हुआ चलूंगा, तो बड़े ध्यान से हर सेंटेंस को सुनना है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, और उनकी जो सेवा होती है वो निस्वार्थ होती है। तो सेल्फलेस यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है, और ये अभी फिलहाल सर्विस यानी उनकी सेवा, तो ये तो नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो फिलहाल वो एडजेक्टिव है। क्लियर ना? अब आपको इसी एडजेक्टिव में ly जोड़कर उसे एडवर्ब में चेंज कर लेना है। तो क्या बन जाएगा? सेल्फलेसली ly आप जोड़ें तो क्या बन गया? सेल्फलेसली। क्लियर? अब यहाँ पर देयर सर्विस उनकी सेवा, ये नाउन है, और ये सर्विस यहाँ पर ये वर्ब रखी हुई है। क्लियर? तो अब इसको भी अगर हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ये वर्ब यहाँ से हट गया, अब बस खाली बचा सेल्फलेसली। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ग्रेट पीपल सर्व, महान लोग सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? देयर कंट्री, अपने देश की सेवा करते हैं। तो देखिए ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। तो अब इस सेल्फलेसली को आप यहाँ पर सर्व के तुरंत बाद नहीं ला सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो फिर उस सेल्फलेसली को आप यहीं पर फुल स्टॉप हटाएंगे और यहाँ पर बड़ी आसानी से सेल्फलेसली आप लिख दीजिए। बस सेंटेंस ये लीजिए जुड़ गया, और आपने एक एडवर्ब का प्रयोग कर दिया। है ना सिंपल? अगला सेंटेंस जरा देखो। ही वॉज एट फॉल्ट, वह गलती पर था। ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इस बात में कोई संदेह नहीं है। क्लियर? अब क्या करना है कि इस दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं तो एक नाउन रखा है नो डाउट। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कलाएं आपको आनी ही चाहिए। अच्छे से सुनिए जरा, यहाँ पर ये जो नो डाउट लिखा हुआ है तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड को एक शब्द में हमको चेंज करना है, तो अगर हम नो को हटाकर और एक प्रीफिक्स होता है अन, अगर हम यहाँ पर अन लगा दें तो ये जो नाउन है एंटोनिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनडाउट हो जाएगा, अनडाउट। ठीक है, अब इसको आप यदि, ये तो पहले तो नाउन हो गया, मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि अगर नाउन आ जाएं तो नाउन को हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव में पहले चेंज करेंगे। तो अब नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए कभी कभी आपको इस नाउन को क्रिया में बदलकर, पहले हमने क्रिया में बदला फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ठीक है, तो ये अनडाउटेड हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। आप जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। वैसे ये प्रोसेस काफ़ी बड़ा है, कैसे किसी नाउन को वर्ब में, वर्ब को एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव को एडवर्ब में, ये सब कैसे बदला जाता है। इनफैक्ट ये एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, बताने में आपको टाइम लगेगा। यहाँ इस वीडियो में तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ही मैं अपनी प्लेलिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जैसे ही कैरी ऑन करूँगा तो वहाँ पर मैं ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिटेल से मैं आपको बतलाऊँगा। इसलिए वेट करते रहिए, मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बतलाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलिए अब यहाँ पर अनडाउटेड बना करके और ly लगा दीजिए, तो ये बन गया आपका एडवर्ब। ध्यान दीजिए, ये नो डाउट का एडवर्ब है अनडाउटेडली। क्लियर? अब इसका प्रयोग आप इस सेंटेंस के साथ कर देंगे तो बड़ी आसानी के साथ। लेकिन अब करेंगे कहाँ? वो जो अनडाउटेडली है वो कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे? वाज के बाद या एट फॉल्ट के बाद? क्योंकि अभी एट फॉल्ट इस क्रिया का कर्म यानी ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ये जो वॉज है ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। ओके, तो मैं अब आपको बतलाता हूँ कि जब कभी किसी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के रूप में कोई क्रिया आए, इज, एम, आर, वाज, वर, तो उस लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आप एडवर्ब का प्रयोग किया कीजिए। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ही वॉज अनडाउटेडली एट फॉल्ट, ये बनेगा। ध्यान दीजिए, ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेडली। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हाँ, स्पोकन वे पे तो चल जाता है, बट ग्रामेटिकली जैसा कि चला आ रहा है, चलन में चला आ रहा है, वैसे आप इस लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद, मैंने आपको बतलाया था कि अगर
मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद ही आपको इस एडवर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट है तो फिर आप लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आप अनडाउटेडली या किसी भी एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा? ही वॉज अनडाउटेडली एट फॉल्ट। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, चलिए मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ। ही वॉज अनडाउटेडली ऐसा बनेगा, अनडाउटेडली। तो ये लीजिए, बड़ी आसानी के साथ में आपने कर दिया, ही वॉज अनडाउटेडली। ये देखिए, लिंकिंग वर्ब के बाद आपको एडवर्ब का प्रयोग करना है, फिर बाद में जो आगे कॉम्प्लीमेंट है उसे आप रख देंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग। मैं सवेरे तक वापस आ जाऊंगा, ऐसा कहा गया है। ओके, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। यहाँ पर भी आप देखिए, जो डेफिनेट है ये इस आई, फिलहाल अभी इस आई को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। बहुत आसान है, एल वाई लगाइए और इसी के साथ इसको जोड़ दीजिए। कैसे? आप यहाँ पर एल वाई लगाएंगे, चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कैसे आपने किया, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली। अब यहाँ पर भी आप यहाँ पर तर्क ये कर सकते हैं कि आई शैल रिटर्न, देखिए शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली। अब ये चूंकि बाय द मॉर्निंग इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इनफैक्ट ये भी क्या है? ये भी एक एडवर्ब ही है। भाई लौट कर आऊँगा, कब लौट कर आऊँगा? बाय द मॉर्निंग, ठीक है ना। और फिर इसके बाद डेफिनेटली। तो अब मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि अगर आपका कोई भी एक फ्रेज़ रखा है, एडवर्बियल फ्रेज़ रखा है, तो एडवर्बियल फ्रेज़ को पहले रखा जाता है और फिर इसके बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? आई शैल डेफिनेटली रिटर्न। अगर आपको ज़्यादा जोर देना है इस रिटर्निंग पर, अगर आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, तो आप इस डेफिनेटली को यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी। आई शैल डेफिनेटली रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आप ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कहेंगे आई शैल रिटर्न डेफिनेटली बाय द मॉर्निंग, ऐसे नहीं कहोगे। क्लियर? हाँ, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अदरवाइज फिर ये एक ऑलरेडी एक एडवर्बियल फ्रेज है, इस एडवर्बियल फ्रेज के बाद में इसका आप प्रयोग करिए। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस देखिए, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद कहा। आई डिड इट, मैंने ये काम किया। कौन सा काम किया? यही थैंक करने का तो काम किया, विद ऑल माई हार्ट। ये देखिए भैया, ये वाला जो काम हुआ है ये सेम वही काम है, थैंक्ड। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद कहा। आई डिड इट, मैंने ये काम किया, विद ऑल माई हार्ट, पूरे दिल से मैंने ये काम किया। तो कौन सा काम किया आपने? ये वाला काम किया है। तो आप इस सेंटेंस को यहाँ से ये पूरा का पूरा हटा सकते हैं। आपके सामने ये एक फ्रेज रखा हुआ है जो एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे? मैंने धन्यवाद किया, तो धन्यवाद करना ये क्रिया हुई। तो क्रिया ये कैसे हुई? इस तरह से हुई भाई, हाउ का रिप्लाई है ये। कैसे धन्यवाद कहा? इस तरह से कहा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या है? एक एडवर्ब फ्रेज है। और बस इसी से फुल स्टॉप हटाइए और इसी सेंटेंस के साथ इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए। सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट। अगला सेंटेंस देखें, द रिवर वॉज फ्लोइंग, नदी बह रही थी। ओके, इट्स फ्लो वॉज स्लो, और इसका फ्लो माने इसका बहाव जो था वो स्लो था। आप यहाँ पर देख रहे हैं इट्स फ्लोइंग, यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये नाउन है, इसको हटा देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाज वर्ब भी चला जाएगा, बस खाली बचा एडजेक्टिव बचा। इसमें आप एल वाई लगाइए, यहाँ से फुल स्टॉप लगाइए और स्लोली, बस इतना सा तो आपको करना है। ये लीजिए, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, यानी नदी धीरे धीरे बह रही थी। बस वेरी सिंपल। अगला, कैसे बह रही थी? तो ये मैनर है, स्लोली धीरे धीरे। कैसे बह रही थी? तो कैसे का आंसर आया, हाउ, आंसर है एडवर्ब हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, ही डिड इट, उसने इस काम को किया, और फिर से वही रिपीटेड है, ही डिड इट। तो भाई अब ये वही सेम रिपीटेड है, तो पहले वाले सेंटेंस को हटाओ, आगे वाला सेंटेंस ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। देखिए, ही डिड इट, उसने इस काम को किया। कैसे किया? काम को कैसे किया? तो कैसे का आंसर है ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल। अगला सेंटेंस देखो, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना पूरा धन खर्च कर दिया। दिस वॉज फुलिश, और ये फुलिश था यानी मूर्खतापूर्ण था। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका एडजेक्टिव है, और इसमें आप एल वाई लगाएंगे तो ये वास्तव में इस सेंटेंस की इस क्रिया को मॉडिफाई करने लग जाएगा। उसने अपना पूरा धन खर्च कर दिया, और खर्च करने का तरीका कैसा है भाई?
मूर्खतापूर्ण है, तो मूर्खतापूर्ण ढंग से उसने अपना पूरा धन खर्च कर दिया। अब यहाँ पर इस फॉलिसली को आप यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि ही स्पेंट उसने खर्च किया। क्या खर्च किया? ये खर्च किया, तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आप एडवर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, एडवर्ब का यूज़ आप बाद में ही करेंगे। यानी यहाँ से फुल स्टॉप हटाओ, ये दिस वॉज हटाइए, और बस यहाँ पर ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली, बस इतना ही तो आपको करना है। ये लीजिए, सारे सेंटेंस आप बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, द लीडर स्पोक, ही स्पोक, फिर से वही बात आ गई, यानी यहाँ पर लीडर है, यहाँ पर ही है, तो ये जो ही है ये लीडर ही है। तो बस क्या करना है, एक क्रिया हटा देनी है, एक सब्जेक्ट हटा देना है, और क्या बन गया, द लीडर स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो बोला, कितनी देर बोला, ये टाइम बतला रहा है, तो टाइम बतलाने वाला एडवर्ब फ्रेज हो गया, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। बस ये काम हो गया। इस तरीके से आप सभी सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। अब मैं कुछ और ऐसे सेंटेंसेस बतलाने जा रहा हूं जो शायद आपको थोड़ी सी परेशानी पैदा करेंगे, तो उनको भी अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में 2-3 सेंटेंसेस कुछ ऐसे लिखे हुए हैं जो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर ठीक से आप समझेंगे और अपने दिमाग में ये रखेंगे कि यार ऐसा भी करना पड़ सकता है, तो फिर वो आसान हो जाएंगे, और जो भी सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे आप उनको बहुत आसानी के साथ जोड़ पाएंगे। चलिए जरा पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। चलिए पहली बात हो गई, ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट। ही वॉज फॉर्चुनेट यानी वो सौभाग्यशाली था, किस बात के लिए, टू एस्केप अनहर्ट, कि वह बिना चोटिल हुए बच गया, अर्थात उसे चोट नहीं लगी, इस बात के लिए वो सौभाग्यशाली था। अब इन सेंटेंसेस को अगर बच्चे लोग, मैंने भी देखा है, तो बच्चे लोग करने में उलझ जाते हैं और इसको कर नहीं पाते। चलिए अब यहाँ पर कभी ऐसा हो सकता है कि आप पहले वाले सेंटेंस को देख लें, अगर दूसरा वाला सेंटेंस आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, उसको मोल्ड करने में, उसको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बनाने में आपको कठिन लगता है, तो थोड़ा सा पहले वाले सेंटेंस पर भी तो निगाह डाल लिया करिए। कभी कभी ये वाला जो सेंटेंस है ना, हाँ मेन प्रॉब्लम यही होती है कि दूसरे सेंटेंस में ही बच्चे लोग उलझ करके रह जाते हैं और पहले सेंटेंस को नहीं देखते हैं कि यार पहले सेंटेंस में एक बहुत ही छोटा सा एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज होगा जो आगे वाले सेंटेंस के साथ अगर जोड़ देंगे तो बड़ी आसानी के साथ वो सेंटेंस बन जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर क्या है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसी एक सेंटेंस को कुछ इस तरह के फ्रेज में कन्वर्ट कर दो, कैसा, इन एन एक्सीडेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या करो आप, इन एन एक्सीडेंट, यहाँ पर केवल एक इन लगा दीजिए। एक एक्सीडेंट में वह बिना चोटिल हुए बच निकलने के लिए क्या हुआ, बड़ा ही सौभाग्यशाली था। इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख देंगे तो बड़ी आसानी के साथ ये जुड़ जाएगा। देखिए जरा कैसे, ही वॉज, ये देखिए स्टूडेंट्स कितनी आसानी के साथ, यानी दूसरा वाला सेंटेंस आपने ज्यों का त्यों पूरा का पूरा वैसे ही लिख दिया। ओके, ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, और पहले वाले सेंटेंस को एक एडवर्बियल फ्रेज में आपने चेंज कर लिया। देखिए यहाँ पर ही बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पर मेट नाम की क्रिया को भी आप हटा सकते हो। जैसे ही आपने इन एन एक्सीडेंट से, यानी एक्सीडेंट के साथ में उसके रिलेशन को आपने जोड़ दिया, तो उसी के साथ तो ये दुर्घटना हुई। बस इस वाले फ्रेज को चाहो तो आप पहले ही रख दो, यानी सेंटेंस की शुरुआत में ही रख दो, इन एन एक्सीडेंट ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या फिर आप उसे बाद में भी कुछ ऐसे रख सकते हो और सेंटेंस ईजिली जुड़ जाता है, तो आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है। अगला सेंटेंस देखिए, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल्स, उन्होंने मना कर दिया, मेरे प्रपोजल्स को सुनने से ही मना कर दिया। अच्छा, देयर रिफ्यूज़ल वॉज फर्म, और उनका जो रिफ्यूज़ल था यानी उनकी जो मनाही थी वो फर्म थी। फर्म का मतलब दृढ़ थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फर्म है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये रिफ्यूज़ल को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। रिफ्यूज़ल क्या है यहाँ पर, नाउन है, और यही नाउन यहाँ पर एक्चुअली क्या है, क्रिया बनी हुई है। तो बड़ी आसानी के साथ ये हट जाएगा, ये क्रिया भी हट जाएगी, केवल एक ये शब्द बचा जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, उसको ly लगा करके एडवर्ब बनाइए और इस सेंटेंस के साथ आसानी के साथ जोड़ दीजिए। कैसे, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल्स फर्मली, बस इतना सही तो करना है। अगला सेंटेंस देखिए, दिस इज अ DMU ट्रेन। अब ये कोई भी ट्रेन है भाई, सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर बुक में, तो मैंने भी लिख दिया, मुझे नहीं मालूम ये DMU ट्रेन क्या है, फिर भी चलो ट्रेन है, कोई ना कोई ट्रेन है। इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट,
इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है। अब अगर यहाँ पर बच्चे लोग उलझेंगे तो यार यहाँ पर वेरी फास्ट ये तो एडवर्ब है, बट अगर यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज़ अ वेरी फास्ट DMU ट्रेन, अगर ऐसा कुछ बनाने का प्रयास करेंगे तो वो एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव बन जाएगा, जबकि हमें एडवर्ब का प्रयोग करना है। तो कभी कभी आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है और कुछ अपने शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे इसका भाव क्लियरली निकल करके सामने आ जाए। देखिए मैं एक नए वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो यहाँ पर है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि इससे कोई भाव यानी जो सेंस है वो कुछ हट जाएगा, निकल जाएगा, सेंस बराबर रहेगा। तो आप कुछ अतिरिक्त अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे ये लीजिए जनाब, देखिए जरा कितना आसान है। हमने सिर्फ क्या किया है, इस DMU ट्रेन को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया है, द DMU ट्रेन, और फिर रन्स, रन्स माने दौड़ती है, चलती है, वेरी फास्ट बहुत तेज चलती है। हमने नए बने सेंटेंस में क्या कहा है, द DMU ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, यही तो बोला, यानी DMU ट्रेन बहुत तेज दौड़ती है या चलती है। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग भी तो वही है। जरा देखो, दिस इज़ अ DMU ट्रेन, यह एक DMU ट्रेन है, तो यहाँ पर बताया गया कि कोई एक ट्रेन है जिसका नाम है DMU। ओके, इट्स स्पीड, और इसकी स्पीड है वेरी फास्ट, बहुत तेज़, तो यही तो मतलब हुआ कि बहुत तेज़ दौड़ती है, चलती है। बस हमने यहाँ पर से स्पीड स्पीड इन सबको हटा दिया, सिंपली क्या वेरी फास्ट ये एडवर्ब है यहाँ पर ला दिया, और इस एडवर्ब को चाहिए क्या, एक क्रिया चाहिए मॉडिफाई करने के लिए, तो हमने अपनी तरफ से एक क्रिया का प्रयोग कर दिया जो वास्तव में इसी स्पीड को ही यहाँ पर डिनोट कर रहा है। बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको ये करना आना चाहिए। ऐसा करने के लिए अपने माइंड को ओपन रखें और ये सोचें कि आप इन सेंटेंसेस में जो बात कही गई है उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी आप अपने खुद के शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस देख लीजिए अब, फिनिश द टास्क, इस काम को ख़त्म करो, इट शुड नॉट बी डिलेड, और ऐसा करने में देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब कभी कभी इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, अगर आप इन सेंटेंसेस को कुछ ऐसे कर दें, कैसे, विदाउट लगाइए, विदाउट और डिले, नेगेटिव सेंटेंसेस में बड़ी आसानी के साथ आप विदाउट का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिलेड है वर्ब है, इसको आप नाउन में चेंज कर दीजिए, विदाउट डिले, ठीक है ना। तो ये बन गया एक फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और अगर ये फ्रेज दूसरे वाक्य की क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। देखिए, फिनिश द टास्क विदाउट डिले, फिनिश माने समाप्त करो काम को, फिनिश मैं लिख ही देता हूँ, फिनिश द टास्क, इस काम को समाप्त करो। और कैसे समाप्त करो, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टास्क, इस काम को समाप्त करो, कैसे समाप्त करने का काम कैसे होगा, ऐसे, बिना डिले किए हुए। तो वास्तव में ये जो फ्रेज है ना, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस तरीके से ये एडवर्बियल फ्रेज बन गया है ना। बहुत आसान। वैसे तो मैंने सारे के सारे सेंटेंसेस करके आपको इस पूरी एक्सरसाइज को ही करके आपको बतला दिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बुक, वैसे तो ये एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से मैंने ये सारे के सारे सेंटेंसेस लिए और सभी के सभी सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब आप मैच कर सकते हैं, अगर आपने पहले कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं तो उन्हें मैच कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं तो फिर आप उनको करिए। ना समझ में आए, करने में अगर कहीं कोई डाउट समझ में आए तो फिर उस सेंटेंस को एज इट इज़ लिख करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं उनका आंसर आपको तुरंत दूंगा। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब बहुत जल्द अगले वीडियो में मैं इस सिंथेसिस नामक चैप्टर के दोनों ही नियम एक ही वीडियो में बतला दूंगा। लेकिन आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक दबाने में। अरे भाई, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करो, और अगर पसंद आता है तो लाइक तो कर ही दिया करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर भी कर दिया करो। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।